हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल के साथ। पैराडाइम शिफ्ट इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है सीरिया के ढह जाने पे। सीरिया नाम का देश शायद कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ सालों में अब आपको मैप पे ना मिले। इस देश के अब टुकड़े हो चुके हैं वॉर्स की वजह से, अलग अलग पार्टीज़ ने इसको कब्जा लिया है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए आज का क्विज़ आपको अच्छे लेवल का मिलेगा। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट्स, फिर नीचे मिलेगा आपको क्लोज टेस्ट और ग्रामर। फुल फ्लेजेड पैकेज है। पूरे मन से क्लास को लेना ताकि 10 में से 10 आपको मार्क्स मिले। सॉल्यूशंस आपको क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, पैराडाइम शिफ्ट। देखिए, शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव, चेंज। और ये जो पैराडाइम वर्ड है अक्सर जो कि शिफ्ट के साथ में ही आता है। ये पूरा फ्रेज आप एक साथ देखेंगे। पैराडाइम का मतलब होता है सिस्टम। जब किसी चीज़ के सिस्टम में बदलाव ले आएँ, यानी उस चीज़ को पूरी तरीके से बदल दें, कायाकल्प कर दें, इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। तो कह रहा है जी सीरिया में भी अब सिस्टम बदल गया है, सरकार गिर चुकी है और जो लड़ाके हैं, विद्रोही हैं, रिबल्स हैं, अब इनका सीरिया पे कब्जा हो चुका है। एकदम नया पूरा बदलाव सीरिया में आया है। चलिए पैराडाइम वर्ड को भी डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। टाइटल पैराग्राफ को देखें। कह रहा है जी सीरिया नीड्स टू बी फ्री ऑफ इट्स सोसाइटल फिशर्स एंड रिलीजियस मिलिशिया। कह रहा है जो सीरिया नाम का देश है जो बहुत जल्दी टूट जाएगा। कह रहा है इस देश को ज़रूरत है, इट नीड्स, कि ये फ्री हो, आज़ाद हो। बी मतलब होना, फ्री मतलब आज़ाद। तो सीरिया को ज़रूरत है आज़ाद होने की अपने समाज की फिशर से, यानी दरारों से। फिशर समझते हैं ना, इस तरफ सियाज, इस तरफ सुन्नीज, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, ये सब जो है दरारें वाले काम है समाज में, अलग अलग कम्युनिटीज़ और रिलीजन्स के बीच। तो सीरिया को ज़रूरत है कि अपने सामाजिक दरारों को, फिशर्स को, वो उनसे फ्री हो जाए। और साथ ही साथ जो धार्मिक फ़ौजें वहाँ खड़ी हुई हैं, रिलीजियस मिलिशिया खड़ी हुई है, उनसे भी। मिलिशिया एक ऐसी फ़ौज होती है जो सिटीजन्स यानी नागरिक अपने हाथ में जब हथियार उठा लेते हैं उसको बोलते हैं। भाई एक तो इंडियन आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी है, चाइना, यूएस की, वो तो ऑर्गेनाइज मिलिट्री है। ये ऐसी पैरामिलिट्री फॉर्म होती है जिसमें आम आदमी हाथ में हथियार उठा लेता है, चाहे रिलीजन के नाम पे, चाहे देश के नाम पे, या किसी भी बहाने। चलिए सीरिया सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट सारे मिलेंगे ग्रीन कलर में, वर्ब्स मिलेंगी पिंक कलर में। ग्रीन और पिंक को मिलाते चलना ताकि आर्टिकल के हर सेंटेंस का मीनिंग निकाल सको। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अगर अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो। सबसे पहले इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होता है। आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा जो कि राइटिंग कोर्स का एक बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी है राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फायदा ले लेना। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल, पीओ के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। चलिए वोकैब शीट अपनी जूम इन कर दूं। पैराडाइम से शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था पैराडाइम यानी एक सिस्टम, अरेंजमेंट। जैसे एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम ऑफ एनी कंट्री। शिक्षा या एजुकेशन जो है बदल सकती है सामाजिक ढांचे को, सिस्टम को, पैराडाइम को किसी भी देश के। तो आज ये वाला मीनिंग इस वर्ड का आप देख रहे हैं। और याद रखना पैराडाइम शिफ्ट नाम का वर्ड जो फ्रेज है, मतलब पैराडाइम वर्ड जो है शिफ्ट के साथ में बहुत बार आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब पैराडाइम वर्ड का एक और मीनिंग भी है, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, या यूँ कह दें मिसाल। इंडिया इज़ अ पैराडाइम ऑफ अ स्टेबल डेमोक्रेसी। भारत परफेक्ट एग्जाम्पल है, मिसाल है एक स्टेबल या स्थिर डेमोक्रेसी का, लोकशाही का। तो दोनों मीनिंग्स ये वर्ड रखता है। पहले वाला मीनिंग अगर देखें तो सिस्टम के लिए आप इसको रेजिम बोल सकते हैं, है ना।
और अगर दूसरा वाला मीनिंग देखें तो मिसाल के लिए इसको एपिटमी, पैरागोन, एग्जाम्पलर, प्रोटोटाइप, ये सभी मिसाल के सिनोनिम्स हैं। चलिए ये वर्ड आपने डिटेल में कर लिया, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कैज़म। जब भूकंप आ जाए तो कई बार ज़मीन में आपने सुना होगा, देखा होगा कभी नेट वेट पे, तो दरारें पड़ जाती हैं। तो इन्हीं दरारों को बोलते हैं, क्रैक्स को बोलते हैं कैज़म। इनको डिवीज़न भी बोल सकते हैं, गैप भी बोल सकते हैं, क्रैक भी बोल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कुछ अर्थक्वेक आए तभी ज़मीन फटे और आप इस वर्ड का इस्तेमाल करें। मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो गई जिससे दो कम्युनिटीज़ एक दूसरे के खिलाफ हो गई, शिया के बदले सुन्नी हो गया सामने, है ना, हिंदू के सामने मुसलमान हो गया, तो ये भी दरारें ही तो हैं। भूकंप के समाज में भूकंप आया तब ये दरारें पैदा हुई हैं। तो ऐसी डिवाइड्स को भी आप फिशर या कैज़म से बता सकते हैं। फिशर और स्कीज़म, इन दोनों वर्ड्स को, दरारों को आप आर्टिकल में देखेंगे। देयर इज़ ऑलवेज अ कैज़म दैट सेपरेट्स वन जनरेशन फ्रॉम द अदर। हमेशा एक दरार ज़रूर होगी, एक कैज़म या खाई ज़रूर होगी जो अलग करेगी एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से। चलिए ये दोनों वर्ड्स भारी भरकम है, यू विल सी द वर्ड्स इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड अपने पास प्री ऑक्यूपेशन विद। बड़ा आसान है इसको याद करना। ऑक्यूपेशन यानी कामकाज, प्री ऑक्यूपेशन मतलब ऐसा कामकाज जो आपने, मतलब सबसे पहले आपके लिए वही कामकाज है, बाकी सब चीज़ें बाद में, ये काम पहले। प्री मतलब पहले से ही, ऑक्यूपेशन आप समझ गए ना, कामकाज। तो प्री ऑक्यूपेशन एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में घर किए हुए बैठी है और कुछ काम आपको है नहीं, बस आप उसी से चिपके हुए हैं। तो जुनून को, सनक को प्री ऑक्यूपेशन या ऑब्सेशन भी बोलते हैं। विद लगा के बताएं जिस भी चीज़ से आपको सनक है, जिस भी चीज़ का आपको जुनून है। हर प्री ऑक्यूपेशन विद मनी इरिटेट्स एवरीवन। उसका जो जुनून है या उसकी सनक है पैसे को लेकर के, वो हर एक आदमी को इरिटेट करती है या उसको चिढ़ाती है ना, चिढ़ पैदा करती है। सनक को कीननेस, मेनिया, फिक्सेशन और फेटिश भी बोलते हैं। आज आप ये वर्ड प्री ऑक्यूपेशन आर्टिकल में देखेंगे। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होगी प्री ऑक्यूपाइड। सन की या किसी चीज़ से, दिमाग में किसी चीज़ को लेके बैठा हुआ कोई आदमी, प्री ऑक्यूपाइड। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास क्लैमर। क्लैमर का मतलब, इसको समझने के लिए आप कभी सब्जी मंडी में चले जाओ सुबह सुबह या शाम के वक्त, शोर मचाएंगे सब दुकानदार, है ना, मेरी भिंडी ले जाओ, मेरे यहाँ से खीरे ले जाओ। तो वो जो भिंडी वाला और खीरे वाला जो भिंडी बाज़ार होता है ना, वो है क्लैमर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। ऐसे शोर गुल को, डिसऑर्डर को, अराजकता को, या समझ गए ना, इस तरह के हालात को बोलते हैं क्लैमर। द क्लैमर फॉर मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन इज़ गेटिंग लाउडर आफ्टर द स्कैम। जो शोरगुल है मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए, वो तेज़ होता जा रहा है इस स्कैम के बाद में, इस घोटाले के बाद में। केओस भी इसका सिनोनिम है, कमोशन, रॉकस, ट्यूमल्ट। आज आप क्लैमरस एडजेक्टिव फॉर्म में क्लैमरस और या फिर बोल सकते हैं ट्यूमल्टस, इस ट्यूमल्टस नाम के वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। क्लैमरस या ट्यूमल्टस ऐसी जगह है या ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत शोरगुल है, उथल पुथल है, समझ गए ना। ट्यूमल्टस सब्जी मंडी, क्लैमरस लोकसभा हो सकती है जब एक दूसरे पे सब लोग चिल्ला रहे होते हैं ना। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, जैसा कि मैंने कल ही बताया था आपको, कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है। आज की क्लास में नहीं आई है लेकिन कल आई थी और फिर कभी किसी क्लास में आप ज़रूर देखेंगे। कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब के दो मीनिंग्स हैं। देखिए ये वर्ड कैसे बना है। कम मतलब आना, अक्रॉस मतलब पार करके, क्रॉस करके। आप अपने रास्ते पे जा रहे थे, अचानक से आपके रास्ते को क्रॉस करके कोई इंसान आपको आके मिल गया जो बहुत पुराना दोस्त था, आपने सोचा नहीं था उससे मिलूँगा। तो ऐसी चीज़ों को जब आप एनकाउंटर करते हैं अनएक्सपेक्टेडली, जो आपके रास्ते में क्रॉस करके आ जाती हैं, तो आप उनको कम अक्रॉस करते हैं। ये तो है पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग है आपका खुद का कम अक्रॉस होना। अब आप किसी को नहीं मिलोगे, आपसे कोई नहीं मिलेगा, अब आप किसी से मिलोगे। अगर आपकी बात को किसी खास अंदाज में समझा जाए तो आपकी बात कम अक्रॉस हो रही है। अब दूसरा वाला मीनिंग और पहला वाला दोनों समझ लो टेक्निकली। देखो, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। मैं जा भिड़ा एक ओल्ड फ्रेंड से बाजार में कल। ये तो पहला वाला मीनिंग है। दूसरा वाला देखो, शी कम्स अक्रॉस एज अ वेरी रूड पर्सन ड्यूरिंग फर्स्ट मीटिंग्स। वो खुद आकर के दिखती है या मिलती है, कम अक्रॉस होती है, दिखाई पड़ती है एक बहुत ही रूड इंसान अपनी पहली मीटिंग के दौरान। फर्स्ट टाइम मीट करके लगता है बड़ी ही ख़राब तरह की या रूड तरह की पर्सन है। तो देखो, किसी से मिलने के लिए भी कम अक्रॉस है, और खुद अगर आप किसी तरीके से आपकी बात जो है या आप खुद जो है दिखाई दें, अपीयर हो, तब भी कम अक्रॉस यूज़ होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक ही वर्ड दोनों तरीके से यूज़ हो रहा है। चलिए, रन इनटू, स्टम्बल अपॉन, किसी से अनएक्सपेक्टेडली मिलना, और सीम और अपीयर, किसी खास तरीके से दिखाई या जान पड़ना, दोनों तरीके से आप इसको बताएंगे। चलिए एक समरी आपको दें किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। देखिए, सीरिया टूट चुका है,
बशर अल असद जो यहाँ के तानाशाह थे, जैसे तैसे उन्होंने सीरिया को बांध के रखा था, एक बना के रखा था, और वो बना के रखा था रशिया और लेबनान के सपोर्ट से। अब बशर अल असद की सरकार गिर चुकी है, ये यहाँ से भाग निकले हैं और सीरिया के कई टुकड़े हो जाएंगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये टुकड़े तो पहले ही हो चुके थे, ये तो बशर अल असद जैसे तैसे बना के बैठे थे इनको। रशिया अब यूक्रेन वॉर में उलझ गया और लेबनान जो है इजराइल से उलझा हुआ है, इसलिए इनको सपोर्ट मिलना बंद हो गया और इनको भागना पड़ा। आर्टिकल यही कह रहा है कि सीरिया को एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। यहाँ पे जो रिलीजियस मिलिशिया है ना, जो धर्म के नाम पे लड़ने वाले जिहादी हैं, एक तो इनको काबू करना चाहिए सीरिया की सरकार को, नई सरकार को, और साथ में जो समाज में फिशर्स हैं या खाइयाँ हैं, है ना, एक ही रिलीजन के लोग आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, इन खाइयों को भरने की ज़रूरत है। बड़ा मुश्किल है इन खाइयों को भरना, लेकिन फिर भी आर्टिकल लिखा हुआ है। आज की टोन है, इसीलिए कैसी टोन है, ऐसी टोन को बोलते हैं सोम्बर। बड़ा जिसमें आपको है ना, क्या बताऊँ आपको, डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, बड़ी निराशा होती है कि यार ऐसा हो जाए तो ये देश बच सकता है, लेकिन होगा नहीं, हमें भी पता है, बड़ा मुश्किल है। तो सोम्बर टोन में लिखा हुआ आर्टिकल आज का, शुरू करते हैं इसको। कह रहा द रिजीम ऑफ बशर अल असद हैज़ फॉलन इन सीरिया। कह रहा जो रिजीम है, प्रशासन है, सिस्टम है, सरकार है बशर अल असद नाम के आदमी की, ये गिर चुकी है सीरिया में, हैज़ फॉलन। परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान दिया करो, सब्जेक्ट है रिजीम। रिजीम को गवर्नमेंट या सरकार भी बोल सकते हैं। कह रहा है जी द इस्लामिस्ट हयात तहरीर अल शाम या HTS, अ फॉर्मर आर्म ऑफ अल कायदा दैट हैज़ रीब्रांडेड इटसेल्फ, इज़ नाउ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द कंट्री। कह रहा है जो इस्लामिस्ट एक मिलिशिया है HTS जिसका नाम है, जो कि एक पुरानी आर्म या बाजू हुआ करती थी, या एक फ्रेंचाइजी हुआ करती थी, ऐसा समझ लो, अल कायदा की। कह रहा है ये आर्म जो है ना, इसने रीब्रांड कर लिया है अपने आप को, इसने अपने आप को नई ब्रांडिंग करी है। पहले ये अल कायदा से जुड़ी हुई थी, US इसका दुश्मन था, सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इनको टेररिस्ट माना हुआ था। आज सारी वेस्टर्न कंट्रीज इनको रिबेल बोलती हैं और इन्होंने अपनी नई ब्रांडिंग कर ली। कह रहा है अब ये जो HTS नाम की जो, समझ गए ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अब सबसे पावरफुल फोर्स है इस कंट्री में, सीरिया में। चलिए HTS आतंकवादियों का ग्रुप है एक, है ना, भले ही अब इसको कुछ भी बोल लो आप, आतंकवादी हैं ये, अल कायदा के आदमी थे। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, HTS की वर्ब है इज़, दैट आया है इस समझ के मिलिशिया के लिए, दैट की वर्ब है हैज़ रीब्रांडेड। रीब्रांड करना, अपने आप को नया ब्रांड देना, नया ठप्पा मारना। कह रहा है जी बिटवीन अ सेकुलर डिक्टेटरशिप दैट कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स एंड अ सर्जिंग ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स विद अ मेनेसिंग recent past lies the present and the future of 23.5 million Syrians। बड़ा शानदार सेंटेंस लिखा हुआ है। कह रहा है दो चीज़ों के बीच, बिटवीन लगा के बता रहा है। पहली चीज़, एक धर्मनिरपेक्ष डिक्टेटरशिप या तानाशाही। बशर अल असद जरूर एक तानाशाह थे, डिक्टेटर थे, लेकिन ये सेकुलर थे, ये मार काट में विश्वास नहीं रखते थे, हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी उससे काफ़ी दूर थे। कह रहे जी एक तो बशर अल असद की धर्मनिरपेक्ष तानाशाही, और वो तानाशाही, वो डिक्टेटरशिप जो कोलैप्स कर गई या ढह गई ताश के महल की तरह, हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह। ताश के पत्तों का महल बना लो, फूंक मारो वो उड़ जाएगा। कह रहा है ऐसी तानाशाही जो कि फूंक मारते ही उड़ गई। और इसके साथ दूसरी चीज़ है, एक सर्ज करता हुआ, ऊपर आता हुआ या बढ़ता हुआ, मजबूत होता हुआ ग्रुप जो है मिलिटेंट्स का, बात की जा रही है HTS की, जिसका एक बहुत ही मैनेसिंग रीसेंट पास्ट है। मैनेसिंग मतलब जो खतरों से भरा हो, जिसमें मैनेस हो, सोर्स ऑफ डेंजर को बोलते हैं मैनेस, और पास्ट का मतलब होता है, समझ गए ना, जिसका अतीत हो। कह रहा है जी इन दोनों के बीच में, बशर अल असद की डिक्टेटरशिप के बीच में और HTS के बहुत ही खतरनाक पास्ट के बीच में, इन दोनों के बीच में पड़ा हुआ है, लाई करता है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर यानी कि भविष्य 23.5 मिलियन सीरियंस का, लगभग 2.5 करोड़ सीरियंस का। समझ गए ना, सीरियन इन दोनों के बीच में फंस गए हैं। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं, इन्वर्टेड सेंटेंस है। देखिए सब्जेक्ट है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, देख रहे हो, सब्जेक्ट को बिल्कुल उल्टा करके लास्ट में रखा हुआ है। बता दूंगा इसका रीज़न क्या है, पहले तो स्ट्रक्चर पकड़ लो ना। मैं इसको कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर, जस्ट अ मिनट। ठीक है। और वर्ब है इसकी लाइज। प्रेजेंट और पास्ट की वर्ब आप लाई भी लगा सकते थे सिंगुलर बना करके। प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तो समझ गए ना, प्लूरल हो गया, तो इन दोनों की वर्ब लाई होनी चाहिए थी टेक्निकली। और डिक्टेटरशिप के लिए आया है दैट, डिक्टेटरशिप कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। बिटवीन जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है,
और ग्रुप भी यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। चलो, ये सेंटेंसेस इतने टेढ़े होते हैं। एक्चुअल में सब्जेक्ट वर्ब जो है मैं किसी टीम मेंबर से मार्क करवाता हूँ, तो ये टेढ़े सेंटेंसेस में मेरी टीम वाले भी गलती कर देते हैं। देख रहे हो, सब्जेक्ट यहाँ था, इसको छोड़ के यहाँ लगा दिया, कोई बात नहीं। चलो, डिक्टेटरशिप आपने देख लिया। टोटलिटेरियनिज्म बोलते हैं, टिरनी बोलते हैं, ऑटोक्रेसी, डिस्पोटिज्म, तानाशाही को। हाउस ऑफ कार्ड यानी एक ऐसी चीज़ जो ताश के पत्तों के महल की तरह हो, फूंक मारते ही उड़ जाए, जो चीज़ बहुत ईजिली कोलैप्स करे। मैनेसिंग यानी खतरों भरा, बहुत डरावना। Karaji 8 years ago, Mr. Asad seemed to be winning the civil war. 8 साल पहले देखें तो जो तानाशाह बशर अल असद थे, जो भाग खड़े हुए हैं, दिखाई देते थे कि ये सिविल वॉर को जीत रहे हैं सीरिया में। Karaji he had recaptured most of the lost territories with help from Russia, Iran and Hezbollah. Karaji असद ने, बशर अल असद नाम के तानाशाह ने रिकैप्चर कर लिया था, फिर से कब्जे में ले लिया था ज़्यादातर लॉस्ट टेरिटरीज़ को, ऐसे ज़मीन के टुकड़ों को जो सीरिया हार गया था। भाई, सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है ना, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, कबीलों के बीच में, सब मुस्लिम है लेकिन आपस में फिर भी झगड़ा है। तो इन गृह युद्ध में जो कबीलों ने टेरिटरी कब्जाई थी, बशर अल असद आए, अपनी आर्मी के थ्रू उन्होंने सारे ज़मीन को वापस कब्जे में लेकर सीरिया का पार्ट बनाया। और ये काम इन्होंने अकेले नहीं किया, 3 कंट्रीज़ की मदद से किया, रशिया, ईरान और लेबनान। लेबनान में आपको पता है हिजबुल्ला राज करता है, तो हिजबुल्ला। चलिए, ही आया असद के लिए, हैड रिकैप्चर्ड, वो रिकैप्चर कर चुका था। कैप्चर करना, कब्जे में लेना। Karaji a tense calm prevailed as militants hold themselves up in the tiny northwestern region of Idlib. Karaji, इसके बाद में एक तनाव भरी शांति हो गई। शांति तो हुई, काम तो हुआ, लेकिन तनाव भरा। सामने वाली पार्टी को आपने दबा के शांत कर दिया, लेकिन टेंस तो वहाँ पे टेंशन रहेगी ना। तो एक टेंस काम जो है वो प्रिवेल कर गया, सब तरफ फैल गया सीरिया में। और क्यों कह रहे? क्योंकि ये जो आतंकवादी थे, मिलिटेंट्स थे, लड़ाके थे, इन्होंने अपने आप को होल देमसेल्व्स अप कर लिया। होल अप करना पता क्या होता है? ज़मीन में गड्ढा करके जब कोई जानवर अपने आप को छुपा लेता है ना, कोई चूहा, कोई सांप, तो वो होल करता है और अंदर अब जाके छुप जाता है। वैसे ही ये लड़ाके भी पहाड़ियों में जाकर के गड्ढे करके अंदर बैठ गए। और कहाँ पे? छोटे से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सीरिया के, जिसको बोलते हैं इडली। तो इस तरीके से बड़ा टेंशन भरा वहाँ पे एक शांति थी, काम था। काम की वर्ब है प्रिवेल्ड, प्रिवेल करना, किसी चीज़ का सब तरफ फैलना, ठीक है। मिलिटेंट्स, लड़ाके, HTS की बात हो रही है, वर्ब है इसकी, होल्ड देमसेल्व्स अप, होल योरसेल्फ अप करके कहीं छुप जाते हैं आप, अपने आप को हाइड करते हैं। कह रहा है इन द साउथ ईस्ट द कुर्ड्स एंजॉयड लिमिटेड ऑटोनॉमी बट बॉट पीस विद डमास्कस। कह रहा है फिर एक दूसरा कबीला था कुर्दों का, साउथ ईस्ट रीजन में सीरिया के, जहाँ पे इनका राज है। कुर्दों ने लिमिटेड ऑटोनॉमी को एंजॉय किया, इनको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी वहाँ पे या स्वतंत्रता या आज़ादी मिली हुई थी अपने हिसाब से चलाने की। कह रहा लेकिन फिर भी इन्होंने बाय कर लिया पीस को डमास्कस के साथ में, सीरिया की राजधानी के साथ में, या बशर अल असद की सरकार के साथ में। बाय पीस करना यानी समझौता करना, झगड़े को ख़त्म करना। तो ये दूसरा कबीला जो है, इसने बशर अल असद से हाथ मिला करके अपने एरिया में अपना सिस्टम चलाए रखा। चलिए, कुर्द की वर्ब है एंजॉयड, दूसरी वर्ब है बॉट पीस। बाय पीस आपने देख लिया, समझौता करके शांति करना। कह रहा है जी सीरिया री एडमिटेड इनटू द अरब लीग। फिर सीरिया जो है फिर से जा घुसा, री एडमिट हो गया, इसका फिर से रजिस्ट्रेशन हो गया अरब लीग नाम के ग्रुप में, जिससे इसको निकाल दिया गया था, वापस जाकर के उसका हिस्सा बन गया। कह रहा है जी गल्फ मोनार्क्स हु वंस फंडेड द एंटी असद मिलिटेंसी एम्ब्रेस्ड हिम। कह रहा है जी जो अरब कंट्री में, गल्फ कंट्रीज़ में मोनार्क्स हैं। मोनार्क समझते हैं आप? आर्क मतलब राजा या राज, मोनो मतलब एक। तो गल्फ़ में आपको UAE का अलग एक मिल जाएगा शेख, फिर सऊदी का एक शेख मिल जाएगा। तो कह रहा है जी गल्फ़ में जो बड़े बड़े शेख हैं, जिन्होंने एक वक्त पे फंड किया था असद के खिलाफ, एंटी असद मिलिटेंसी को या इस लड़ाई को, जंग को, कह रहा है ये भी सब लाइन पे आ गए, इन सब ने भी असद को गले लगा लिया, एम्ब्रेस कर लिया। भाई रशिया ईरान का सपोर्ट था, इनको लगा अब क्या करना है असद का, आपसे झगड़ा तो नहीं कर पाएंगे इससे। तो असद ने या असद से इन सभी गल्फ मोनार्क्स ने, UAE, सऊदी और सब ने गले लगा लिया, उसको अपना लिया। चलिए, मोनार्क्स आपने देख लिया, मोनो प्लस में आग से बना हुआ है, वर्ब है इसकी इम्ब्रेस्ड। इम्ब्रेस करना, किसी को गले लगाना, ब्रेस में लेना या किसी को अपना लेना। हु आया मोनार्क्स के लिए, हु की वर्ब है फंडेड। इन्होंने फंड किया था सीरिया के खिलाफ, असद के खिलाफ कैंपेन को। कह रहा है जी बट हिज विक्ट्री वॉज हॉलो। कह रहा है लेकिन फिर भी असद की जो जीत थी 8 साल पहले, वो हॉलो थी, खोखली थी। क्यों भाई? कह रहा है जी एस ही रिलाइड ऑन एक्सटर्नल एलाइज फॉर सिक्योरिटी। क्योंकि असद की पूरी सरकार रिलाई करती थी या निर्भर करती थी, डिपेंड करती थी बाहर के दोस्तों पे
अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो रशिया ईरान की सिक्योरिटी की वजह से ही असद का काम चल रहा था। विक्ट्री की वर्ब है वॉज, होलो यानी खोखला। Karaji, his army, which fought years of civil war, was in a bad shape. असद की जो आर्मी थी जिसने फाइट किया था कई सालों की सिविल वॉर को, बुरी हालत में थी, बैड शेप में थी। आर्मी की वर्ब है, ठीक है, वॉस। विच की वर्ब है फोर्ट, विच आया आर्मी के लिए। Karaji, under crippling US sanctions, the government's finances were in a shambles. Karaji क्रिपल करने वाले, अपाहिज करने वाले यूएस के सैंक्शंस के तले। सैंक्शंस आप समझते हैं, ट्रेड बैन्स या प्रतिबंध। तो यूएस के अपाइज करने वाले प्रतिबंधों के तले जो सरकार के फाइनेंस थे, सीरिया की सरकार के जो पैसे धेले का जो काम था, इकॉनमी थी, वो एक शैम्बल्स में थी, बहुत डिसऑर्डर में थी। शैम्बल्स वर्ड अभी देख लेना, आगे आएगा, इस पर ग्रामर कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगा आपको। शैम्बल्स हमेशा एक साथ लिखा जाता है। शैम्बल्स का मतलब ही होता है अफरा तफरी, उथल पुथल, कुछ समझ में ना आ रहा हो, हर तरफ अराजकता हो, एनार्की हो, पेंडेमोनियम हो। तो सरकार का जो इकोनॉमी का सिस्टम था वो भी शैम्बल्स में था, ठीक है। चलो, क्रिपलिंग यानी क्रिपल करने वाला, जो बड़ा डैमेज करे आपको, जो बिल्कुल एकदम अपाइज बना दे। शैम्बल्स वाला कॉन्सेप्ट बाद में करवाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। सवाल आपसे यहीं पूछ लेता हूँ ना मैं, शैम्बल्स में पीछे एस लगा हुआ है, आगे फिर भी आ लगा हुआ है, तो ये कैसा नाउन है अंग्रेजी में जो प्लूरल होकर के एस लेकर के भी आगे अ लेता है? ऐसा क्या रीजन है, ये कॉन्सेप्ट आपको भी देखना है। चलिए, कह रहा है जी कंट्री द कंट्री नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द स्कार्स ऑफ द सिविल वॉर। कह रहा है ये कंट्री कभी रिकवर कर ही नहीं पाई, उभर ही नहीं पाई इन सभी मारों से, चोटों से जो थी गृह युद्ध की, सिविल वॉर्स की। स्कार का मतलब होता है चोट का निशान, आपके मार पड़ी, कहीं पे कुछ लगा, डैमेज हुआ, निशान रह जाता है ना बॉडी पे, वो स्कार होता है। कह रहा जी टू टैकल डिसेंट द रिजीम टर्न्ड अप रिप्रेशन। कह रहा जी डिसेंट को टैकल करने के लिए, टैकल करना यानी जूझना, सामना करना। डिसेंट का मतलब होता है लोगों का गुस्सा, रोष या डिसअपॉइंटमेंट। कह रहा जी लोगों के गुस्से को से निपटने के लिए जो बशर अल असद का रिजीम था, इस तानाशाह की जो सरकार थी, इसने टर्न अप कर दिया, इसने बढ़ा दिया या शुरू कर दिया रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है दमन, लोगों को दबाना, उनकी बात को बोलने ना देना उनको, है ना। और ये सारा काम किया वाइडनिंग द सोशल स्कीजम्स, वाइडन करते हुए, बढ़ाते हुए समाज में खाइयों को, स्कीजम्स को, फिशर्स को या डिविजन्स को। तो ये वर्ड आप देख चुके हैं ना, फिशर, स्कीजम, डिवीजन, समाज में आने वाली दरारें। तो ये इस रिजीम की गलती है। चलिए, रिजीम यानी सरकार, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो है इसकी टर्न अप करना, किसी चीज़ को या तो लेकर के आना या फिर जो चीज़ आई हुई है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना। जैसे टर्न अप द वॉल्यूम यानी आवाज़ को बढ़ा दो या आवाज़ दे दो, है ना, टर्न अप द वॉल्यूम। रिप्रेशन यानी दमन। डिसेंट आपको मैंने बता दिया, गुस्सा, रोष या ऑपोजिशन। चलिए इस कॉन्सेप्ट को देख लें। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आज आपको आर्टिकल, है ना, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, सीख लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है जी कुछ नाउन्स अंग्रेजी में ऐसे हैं जिनके पीछे एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, लेकिन अगेन वो फिर से सभी के सभी नाउन्स जो हैं सिंगुलर्स हैं। मतलब उनको एस, उनके एस को देख करके आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वो प्लूरल है, वो सभी सिंगुलर हैं। और इन नाउन्स को मैंने 5 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी है बीमारियों की, एड्स, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज़। इन चारों बीमारियों में पीछे आपके एस लगा हुआ है। और भी जोड़ सकते हो बीमारियाँ, और भी है, हर्पीस भी है, ठीक है, हर्पीस और भी होंगी, चलो देख लेना। ये बीमारियाँ सिंगुलर हैं, हर्पीस कोई प्लूरल नाउन नहीं है। डायबिटीज़ का मतलब होता है शुगर या मधुमेह, ये भी एक सिंगुलर बीमारी है। तो फर्स्ट कैटेगरी को आप बीमारियों से कनेक्ट करके रखें। दूसरी कैटेगरी है कुछ सब्जेक्ट्स की, डिसिप्लिन्स की, जैसे कि राजनीति, पॉलिटिक्स, गणित यानी मैथमेटिक्स, समाज विज्ञान यानी सोशल स्टडीज़, थर्मोडायनेमिक्स जो है हीट से और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है ना, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये पीछे एस लगा हुआ है, इसको देख करके मतलब आपको जो है इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये एस जो है इन सब्जेक्ट्स के पीछे लगता है, लेकिन ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आर नहीं, पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फिर 2 गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेना कैसे खेले जाते हैं। ये दोनों गेम्स पीछे एस लेते हैं, लेकिन इनको आपको सिंगुलर मानना है। एक और गेम लिख देता हूँ, टेनिस, टेनिस में भी पीछे एस आ रहा है। चलो, फिर कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो ना तो सब्जेक्ट है, ना डिजीज़ है, ना गेम्स है, फिर भी वो पीछे एस लेते हैं, जैसे कि केओस, एथोस, शैम्बल्स और मीन्स। शैम्बल्स का मतलब होता है अफरा तफरी का माहौल, सिंगुलर नाउन है, पीछे एस लेता है। एथोस का मतलब होता है स्वभाव या प्रकृति, पीछे एस लगता है। केओस का मतलब होता है अराजकता, और मीन्स का मतलब होता है जरिया,
समझ गए ना? तो जरिया भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, एस को देख करके धोखा नहीं खाना है। लास्ट में 2-3 नाउन्स ऐसे बता रहा हूँ जो सिंगुलर में भी एस लेते हैं, प्लूरल में भी एस लेते हैं, ये नाउन एस के साथ ही आते हैं। सीरीज, स्पीसीज और वेयर अबाउट्स। सीरीज का मतलब है सीरीज, समझ गए ना? श्रृंखला, कोई भी एक श्रृंखला हो तब भी एस, एक से ज़्यादा हो तब भी एस। स्पीसीज यानी कोई प्रजाति एक हो या ज़्यादा हो, एक से। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता या एड्रेस, एक आदमी का हो या 1000 आदमियों का हो। चलिए इसको रिवाइंड कर लेना, बड़ा कूल कॉन्सेप्ट है ये, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। द ह्यूमन स्पीसीज हैज़ या हैव द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निजेंस एंड एप्टीट्यूड। इंसान की जो प्रजाति है उसका सबसे ज़्यादा कॉग्निजेंस और एप्टीट्यूड होता है, सोचने समझने की ताकत होती है। देखो स्पीसीज में एस लगा है, लेकिन इंसानी प्रजाति एक ही प्रजाति की बात हो रही है। स्पीसीज वर्ड प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एस लेता है, तो इस केस में मुझे यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल करना है ह्यूमन स्पीसीज के लिए, सही है ना? लेकिन दूसरा देखो, मैनी एनिमल स्पीसीज हैज़ या हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। बहुत सारी जानवरों की प्रजातियों में एबिलिटी है सोचने की और समझने की। मैनी है, बहुत सारी हैं। स्पीसीज यहाँ पे प्लूरल है, पीछे एस इसके लगता ही लगता है, इस केस में यहाँ पे हैव लग जाएगा। अब जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को ना समझे वो क्या बोलेगा, सर स्पीसीज के बाद में हैज़ भी आता है और हैव भी आता है, ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे। गवर्नमेंट्स यूज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज अ मीन या मीन्स टू ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी। सरकार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को एक जरिए के तौर पे इस्तेमाल करती है स्टेबिलिटी लाने के लिए। मीन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, जरिया के लिए जो अंग्रेजी में वर्ड होता है वो होता है मीन्स, तो एज अ मीन्स यहाँ पे लिखूंगा। और क्या करती हैं साथ में, व्हेन देयर इकोनॉमीज आर इन शैम्बल्स, जब उनकी इकोनॉमी उथल पुथल में हो। शैम्बल्स वर्ड का इस्तेमाल होता है उथल पुथल के लिए, और ये सिंगुलर वर्ड है, अ शैम्बल्स का इस्तेमाल मुझे यहाँ करना है। क्लियर है मामला? चलो अब क्लास वर्क दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन बड़ा इजी है। हर डायबिटीज़ हैज़ या हैव एंटर्ड अ डेंजरस फेज। सीजीएल का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई देना इसको। एक बार मैंने पहले भी पूछा हुआ है शायद ये क्वेश्चन। डायबिटीज़ कैसे यूज़ करोगे, हैज़ लगा के, हैव लगा के, सब लोग ट्राई दें, कमेंट्स में डालें, सही गलत आपको कमेंट्स में बताएंगे। बढ़े आगे, चलो। अभी वो 3-3 मिनट के शॉर्ट्स आ रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा ना, 1 मिनट का नहीं 3 मिनट का शॉर्ट। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि 3-3 मिनट में ये कॉन्सेप्ट बना करके थोड़ी स्पीड बढ़ा दें, चाहे 3 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको ग्रामर का रोज आपको मिल जाए, ग्रामर का या वो का आपका। बताना ये आइडिया कैसा है 3 मिनट के शॉर्ट्स वाला। कह रहा है जी, हाउ एवर वट मेड मिस्टर असद्स ड्रामेटिक फॉल ऑन December 8 पॉसिबल वर फैक्टर्स बियॉन्ड हिज डायरेक्ट कंट्रोल। कह रहा है लेकिन को जो चीज़ ने बना दिया असद के ड्रामेटिक फॉल को 8 सितंबर को पॉसिबल, जिन फैक्टर्स ने इस चीज़ को आसान बना दिया कि असद की सरकार गिरे, वो ऐसे फैक्टर्स थे जो बियॉन्ड हिज डायरेक्ट कंट्रोल थे, जो उसके सीधे सीधे बस के बाहर थे। समझ गए? चलिए, वट मेड, वट की वर्ब होगी मेड, और वट से बनने वाले पूरे क्लोज की वर्ब होगी वर। टेक्निकली क्लोज की वर्ब, नाउन क्लोज की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। जिन बच्चों ने एडवांस ग्रामर पढ़ी है मेरे साथ, पता होगा उनको, यहाँ पे वर की जगह वॉज का इस्तेमाल करना चाहिए था। कह रहा है जी, आफ्टर द इजराइल हमास वॉर ब्रोक आउट इन 2023 इजराइल हैज़ कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया। कह रहा है जी, इजराइल और हमास की वॉर के बाद में, कह रहा है जो ब्रोक आउट हुई 2023 में, कह रहा है इस वॉर के ब्रोक आउट करने के बाद में, ब्रेक आउट करना किसी चीज़ का अचानक से शुरू होना, कह रहा है उसके बाद इसराइल ने कैरी आउट किया है, अंजाम दिया है एयर स्ट्राइक्स को, हवाई हमलों को सीरिया में। कह रहा है जी, विच वीकेंड इट्स आर्म्ड फोर्सेस, जिसने वीक बना दिया, कमज़ोर बना दिया सीरिया की आर्म्ड फोर्सेस को। तो ये काम जो है 2023 के बाद से हो रहा है। चलिए, वॉर की वर्ब है ब्रोक आउट, ब्रेक आउट किसी चीज़ का अचानक से शुरू होना। इसराइल की वर्ब है हैज़ कैरी आउट, कैरी आउट करना, अंजाम देना। कह रहा है जी, इजराइल्स वॉर अगेंस्ट हिजबुल्लाह सब्सटेंशियली लिमिटेड द लेबनीज आउटफिट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू टू हेल्प मिस्टर असद। कह रहा है अगर इसराइल के वॉर की बात करें हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में, तो इस वॉर ने भी बड़े भारी तौर पे सब्सटेंशियल मैनर में लिमिट कर दिया या सीमित कर दिया, लिमिट में बांध दिया इस लेबनीज आउटफिट के, इस लेबनान के आतंकवादी ग्रुप की एबिलिटी को कि वो कंटिन्यू कर सके मिस्टर असद को हेल्प करना। तो हिजबुल्लाह जो है इसराइल से उलझ गया, फिर इसने मतलब असद को हेल्प करना बंद कर दिया, क्योंकि कर ही नहीं सकता, हर आदमी हर जगह कैसे हो सकता है एक वक्त पे। तो इसराइल की वॉर की वर्ब है लिमिटेड, लिमिट करना, सीमित करना, सब्सटेंशियली यानी भारी तौर पे। अब लास्ट में बच गया ईरान, रशिया इधर उलझ गया, लेबनान वहाँ उलझ गया, तो ईरान। कह रहा है जी, ईरान विच लॉस्ट ऑफिसर्स इन सीरिया ऑल्सो टुक अ स्टेप बैक। ईरान जिसने अपने कई अफसर खो दिए सीरिया में, उसने भी एक कदम पीछे खींच लिया
टुक कर लिया एक स्टेप बैक, वाइल रशिया हैज़ बीन प्री ऑक्यूपाइड विद यूक्रेन वॉर, जबकि रशिया जो है वो प्री ऑक्यूपाइड है, सनका हुआ है, ऑब्सेस्ड है यूक्रेन वॉर के साथ में। तो ये ईरान और रशिया के साथ हुआ। चलिए, ईरान की वर्ब है टुक ए स्टेप बैक, विच ईरान के लिए आया, वर्ब है इसकी लॉस्ट। रशिया की वर्ब है हैज़ बीन प्री ऑक्यूपाइड विद। प्री ऑक्यूपाइड होना, ऑब्सेस्ड विद होना, किसी चीज़ का जुनून आपके सर पे सवार होना। कह रहा द वीकनिंग एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ द अलायंस प्रोवाइडेड द STS बैक्ड बाय तुर्की अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कह रहा है जो कमजोरी थी और जो डिस्ट्रैक्शन था, ध्यान हटने का काम था बशर अल असद के अलायंस का रशिया, ईरान और लेबनान के साथ। कह रहा है इन दोनों चीज़ों ने ना प्रोवाइड कर दिया या दे दिया STS को, और वो STS जिसको सपोर्ट मिला हुआ है तुर्की का, अर्दोगन का। कह रहा है ये STS को दे दिया एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका। ठीक है, इसको लगा मौके पे चौका मार देते हैं, सारे इसके दोस्त जो हैं बशर अल असद के इधर उधर उलझे हैं, तो क्यों ना बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया जाए। चलिए, वीकनिंग डिस्ट्रैक्शन दोनों की वो है प्रोवाइडेड, बोथ प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी या गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू STS। कह रहा है एंड इट टुक जस्ट 12 डेज, और कह रहा है फिर इस काम में लगे सिर्फ 12 दिन। और किसको? फॉर द STS नाम के इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, एंड अदर मिलिशियाज और दूसरे लड़ाकों को, टू रीच डमेस्कस, सीरिया की कैपिटल तक पहुंचने में, डमेस्कस तक जाने में। और क्यों? कह रहा है वो इसलिए एज द रिजीम आर्मी मेल्टेड अवे, जैसे जैसे रिजीम की या बशर अल असद की आर्मी मेल्ट अवे होने लगी, पिघल करके साफ होने लगी। भाई जो खड़े रहे वो मर गए, जो भाग गए कुछ इधर उधर हो गए है ना, जैसे मोमबत्ती मेल्ट होती है वैसे आर्मी इनकी फटाफट निपट गई है ना 12 दिन के अंदर। चलिए, इट की वर्ब है टुक, इट टुक जस्ट 12 डेज, रिजीम आर्मी की वर्ब है मेल्टेड अवे। कह रहे जी विद मिस्टर असद गॉन, सीरिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ न्यू फ्यूचर। कह रहे जी अब असद जी के जाने के साथ ही, इस तानाशाह के वहाँ से भाग जाने के साथ ही, सीरिया के पास अब है एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी कि एक नया फ्यूचर वो बिल्ड कर सके, अपनी एक नई जो है भविष्य को लिख सके। कह रहा है जी बट द की एक्टर्स ऑफ द चेंज आर फार फ्रॉम प्रॉमिसिंग। कह रहा है लेकिन चेंज के जो की एक्टर्स हैं, इस बदलाव के जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं जो इस बदलाव को लाएंगे, वो फार फ्रॉम प्रॉमिसिंग है, प्रॉमिसिंग होने से दूर दूर है। प्रॉमिसिंग मतलब ऐसी चीज़ जिसमें बड़ा संभावना हो, आगे के लिए प्रॉमिस हो, कुछ है ना, पॉसिबिलिटीज़ हो। तो पॉसिबिलिटी किससे? अब तुर्की की STS से पॉसिबिलिटी, या कुर्दिस्तान की मिलिशिया से पॉसिबिलिटी है कि यही सीरिया को संभालेंगे। तो इनसे तो कोई पॉसिबिलिटी हमें लग नहीं रही, देख के ऐसे लगता है कि समझ गए ना, तानाशाही जो है बरकरार रहेगी इस देश में। तो एक्टर्स ऑफ चेंज आर फार फ्रॉम प्रॉमिसिंग। चलिए, की एक्टर्स वर्ब है इसकी आर, फार फ्रॉम होना यानी दूर दूर होना। कह रहा द STS वॉन्ट्स टू टर्न सीरिया अ डिवर्स कंट्री विद सुन्नीस, अलाविट्स है ना, क्रिश्चियंस, शियाज एंड ड्रूजे इनटू एन इस्लामिक स्टेट। कह रहा अगर STS की बात करें, अल-क़ीदा की जो ब्रांच है उसकी बात करें, वो चाहता है कि वो टर्न कर दे सीरिया को। और सीरिया क्या है? सीरिया एक डाइवर्स कंट्री है, विविध या नाना प्रकार के लोगों से भरा हुआ कंट्री है, जिसमें सुन्नी, शिया, अलावाइट्स, क्रिश्चियंस, ड्रूज, हर तरह की कम्युनिटी आपको मिलेगी। STS चाहता है कि वो सीरिया को बदल दे इस्लामिक स्टेट में, है ना, एक समझिए ना थियोक्रेटिक सोसाइटी में। चलिए, STS की वर्ब है वॉन्ट्स। डाइवर्स यानी जिसमें डाइवर्सिटी हो, अलग अलग रंग हों, लोग हों, बातें हों, भाषाएं हों, है ना, रिलीजन हो। कह रहा है जी द सीरियन नेशनल आर्मी अ साइड किक ऑफ द STS इज अ टर्किश प्रॉक्सी। कह रहा है जी एक सीरिया की नेशनल आर्मी है। अब ये कोई सीरिया की नेशनल आर्मी वैसे नहीं है, ये सीरिया के फौजी नहीं है, इनका नाम ही है सीरियन नेशनल आर्मी। कह रहा है एक और आतंकवादी ग्रुप है वहाँ पे, SNA, जो एक साइड किक है, चेला चपाटा है STS का। साइड किक क्या होता है? मेन हीरो का जो चेला नहीं होता जो पीछे पीछे आता है, उसके मेन हीरो जब निपट लेता है या विलन जो है निपट लेता है, उसके बाद में चेले चपाटे आते हैं, वो होते हैं साइड किक्स। तो ये चेला चपाटा है STS का, ये एक टर्किश प्रॉक्सी है, टर्की के द्वारा सपोर्ट किया जाने वाला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रॉक्सी जो है अक्सर नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। ठीक है, प्रॉक्सी। कह रहा है इन द साउथ देर आर न्यूमरस लोकल मिलिशिया। साउथ में देखें तो आपको बहुत सारे लोकल लड़ाकों की फौज मिलेगी या मिलिशिया भी सीरिया के साउथ में मिलेंगे। इट इज़ टू बी सीन वेदर द विनर्स ऑफ द सिविल वॉर आर गोइंग टू यूनाइट अंडर अ नेशनल फ्लैग। कह रहा है अब देखना यही बाकी है, हाँ या ना, जो विनर्स होंगे इस सिविल वॉर के, क्या वो यूनाइट होने वाले हैं
क्या वो इकट्ठे होने वाले हैं एक ही नेशनल फ्लैग के नीचे, राष्ट्रीय झंडे के नीचे? और या फिर वो क्या करेंगे? और एज इन द केस ऑफ पोस्ट कम्युनिस्ट अफगानिस्तान एंड पोस्ट कद्दाफी लीबिया गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वन। या फिर जैसा कि इस केस में हुआ था पोस्ट कम्युनिस्ट अफगानिस्तान के, जब रशिया अफगानिस्तान से भागा था जान छुड़ा के, और या फिर कद्दाफी के बाद में जो लीबिया में हुआ 2012-13 में कद्दाफी को जब मार दिया, कह रहा है या फिर ऐसा होगा जैसा इन दोनों कंट्रीज़ में हुआ था कि ये सारे मिलकर के स्टार्ट करेंगे एक नई कंट्री बनाएंगे, एक नया नेशनल फ्लैग होगा। समझ गए? तो ये देखना बाकी है कि ये मिलेंगे या आपस में लड़ेंगे या क्या करेंगे। चलिए, इट इज़ टू बी सीन, ये देखा जाना बाकी है वेदर हाँ या ना। विनर्स की दो वर्ब है आर गोइंग, पहली वर्ब, और दूसरी वर्ब है अगेन आर गोइंग, यहाँ पे आर अंडरस्टूड है। दे आर गोइंग टू यूनाइट और दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वन। चलिए, कह रहा है अ डिज़ायरेबल आउटकम वुड बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रांजिशन गवर्नमेंट। कह रहा है एक डिज़ायरेबल आउटकम ये होना चाहिए, ऐसा नतीजा जो डिज़ायर करते हैं, जो हम चाहते हैं, हमारी चाहत का नतीजा अगर बने तो वो ये निकले कि इस्टेब्लिशमेंट हो जाए या नींव रख दी जाए एक बीच की मझधार वाली सरकार की, ट्रांजिशन गवर्नमेंट की। ट्रांजिशन गवर्नमेंट वो होती है जो फाइनल नहीं है, बस जब तक नई सरकार ना बने तब तक ये काम करेगी और देश चलता रहेगा। तो ये डिज़ायरेबल आउटकम हो सकता है अगर ये करना आप चाहें तो। और क्या हो? अ डिसआर्मिंग ऑफ मिलिशिया, डिसआर्म किया जाए या फिर से निहत्था बनाया जाए, हथियार ले लिए जाए वहाँ के लड़ाकों से। और क्या किया जाए? एंड द लेइंग ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ एन इंक्लूसिव न्यू रिपब्लिक, और ले कर दिया जाए या बिछा दिया जाए फाउंडेशंस को, आधार को, नींव को एक नए न्यू रिपब्लिक की, एक नए लोकशाही की जो इंक्लूसिव हो, जो आपको सबको अपने दायरे में इंक्लूड करता हो। तो सपने हैं ख्याली पुलाव की तरह, है ना। एक सरकार बने, सारे लड़ाके अपने हथियार डाल दें और एक नया रिपब्लिक बने जिसमें सब सेकुलरिटी हो। मतलब अच्छे कंट्रीज़ में ये नहीं हो पा रहा, अब सीरिया में सोच रहा है कि ऐसा हो जाए। चलिए, आउटकम की वर्ब है वुड बी, आउटकम वुड बी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इस्टेब्लिशमेंट है ना, डिसआर्मिंग एंड लेइंग। ट्रांजिशन यानी बीच में बदलाव वाली कोई चीज़ होती है वो ट्रांजिशन होती है। फाउंडेशन यानी नींव, आधार। कह रहा है जी बट गिवन सीरियाज ट्यूमल्टस हिस्ट्री, सोसाइटल फिशर्स एंड द आइडियोलॉजिकल एंड प्रोग्रामेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिलिशिया, अ लाइकलियर आउटकम वुड बी मोर केओस एंड स्टेबिलिटी। अब ये अपनी बात से ही डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है। कह रहा है ये सोच रहे हैं हो जाएगा लेकिन होगा नहीं। कह रहा है क्योंकि या लेकिन देखते हुए सीरिया के क्लैमरस या ट्यूमल्टस, उथल पुथल वाले या केयोटिक हिस्ट्री को, पास्ट को, और वहाँ के समाज में फिशर्स को या खाइयों को, दरारों को, और जो आइडियोलॉजिकल और प्रोग्रामेटिक कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ के मिलिशिया के, किस किस वो आइडियोलॉजी से और किस किस तरह से वो ढंग से काम करती है। समझ गए ना? किसी की विचारधारा है बहुत कट्टर होना, किसी की विचारधारा आइडियोलॉजी है कि थोड़े से मॉडरेट हो जाएं। कह रहे हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ज़्यादा लाइकली या ज़्यादा संभावित आउटकम है वो होने वाला है मोर केओस एंड इंस्टेबिलिटी, और ज़्यादा अराजकता, मारकाट और ज़्यादा अस्थिरता। तो ये ऐसा होने वाला है, ऐसा हमें लगता है। चलिए, गिवन ऑल दीज थिंग्स, ये पूरा फ्रेज है, देखते हुए इन सभी चीज़ों को, लाइकलियर आउटकम की वर्ब है वुड बी। लाइकलियर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, ज़्यादा संभावित, ज़्यादा लाइकली यानी लाइकलियर। केओस, इंस्टेबिलिटी, है ना, एनार्की, पेंडेमोनियम, ये वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कह रहा है जी दैट इज़ द ट्रेजिडी ऑफ सीरिया, यही सीरिया की विडम्बना है, ट्रेजिडी है, यही इसकी बुरी तकदीर है। ठीक है, ट्रेजिडी। चलिए रैपअप करें क्लास को। बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग टोन में लिखा हुआ पैसिमिस्टिक आर्टिकल आज का, मतलब ये खुद ही लिखते लिखते इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया। आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट्स का, 4 सेंटेंसेज आपके सामने, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, एक बार खुद से पढ़ो। आपके हिसाब से क्या अरेंजमेंट्स का सीक्वेंस बनना चाहिए? अच्छे लेवल का है, मेंस लेवल का है, आसान नहीं है, ट्राई सबको देनी है। फिर मैं लॉजिक बताऊंगा ना, पहले देखो आपका लॉजिक कितना सही है, फिर मेरे से मैच कर लेना। चलो देखो, फर्स्ट सेंटेंस से बताया है कि फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर डिपेंड करता है कि ये सब एक झंडे के नीचे आते हैं या इंटरनल केओस में फंस जाते हैं। ये फ्यूचर की बात कर रहा है पहला सेंटेंस। सेकंड क्या बता रहा है? कह रहा है जी एक्सटर्नल अलाइज के वीकन हो जाने के साथ ही और एचटीएस ने फटाफट सीरिया को कब्जे में ले लिया, वहाँ की सरकार को एक्सप्लॉइट करते हुए उसकी कमजोरियों को। ये बता रहा है प्रेजेंट को, प्रेजेंट में क्या हुआ, ये बता रहा है फ्यूचर को। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। फिर ये तीसरा क्या बता रहा है? ये बता रहा है एक जनरल स्टेटमेंट, सीरिया में समस्या क्या है। बहुत डेकेड्स के सोसाइटल फिशर हैं, समाज में दरारें हैं, और आइडियोलॉजिकल जो मिलिशिया हैं, लड़ाके हैं वहाँ, धार्मिक लड़ाके, वो सीरिया की स्टेबिलिटी को
चैलेंज करते हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट है सीरिया के बारे में। और चौथे में क्या बता रहा है? चौथे में बता रहा है जी बशर अल असद का रिजीम जो कोलैप्स हुआ उसने सीरिया को एक दोराहे पे या चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल डायनामिक्स जो हैं वो फिर से रीशेप कर रही हैं वहाँ पे सत्ता के लैंडस्केप को। तो यहाँ पे जो रिसेंट में हुआ है और रिसेंट में भी प्रिसाइजली क्या हुआ वो बताया गया। फर्स्ट में बताया गया फ्यूचर, थर्ड में बताया गया जनरली सीरिया में क्या होता है, सेकंड में बताया गया कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फोर्थ में बताया गया कि प्रेजेंट में जो चल रहा है वो डिटेल में क्या हुआ है ना, डिटेल में क्या हुआ। तो कैसे बनाएं इसको? देखो यहाँ पे रिजीम की बात हो रही है, द रिजीम। तो द रिजीम कौन सा है ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। द रिजीम है यहाँ पे बशर अल असद का रिजीम। आ रही बात समझ में? तो 4 के बाद 2 नंबर आएगा और दोनों प्रेजेंट की बात करते हैं। भाई 4 में बताया कि कोलैप्स हो गया, रिजीम गिर गया, और फिर बताया कि इस रिजीम की वल्नरेबिलिटीज़ को HTS ने बड़े अच्छे से बुनाया। ठीक है, तो पहले रिजीम का नाम बताओ, फिर बताओ रिजीम में, द रिजीम में क्या हुआ। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना? थोड़ा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। तो 4 के बाद में 2 आएगा। अब बताओ फर्स्ट और थर्ड में से किसको पहले किसको बाद में रखें। थर्ड में बताई गई है जनरल स्टेटमेंट सीरिया की समस्या क्या है, और 4 में बताई गई थर्ड में बताई गई है जनरल स्टेटमेंट, और फर्स्ट में बताया गया फ्यूचर क्या है। तो भाई साहब फ्यूचर तो सबसे लास्ट में आएगा 1 नंबर, और इसके बाद में आ सकती है थर्ड नंबर, या थर्ड नंबर शुरू में भी आ सकती है। बना के देखो। सीरिया में समस्या ये है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि झगड़े बहुत होते हैं, इंटरनल दरारें हैं। कोलैप्स हो गया बशर अल असद के रिजीम का, और सीरिया तो चौराहे पे आके खड़ा हो गया। ये सारा काम हुआ ऐसे कि एक्सटर्नल फोर्सेस वीकन हो गई और HTS ने फटाफट इसको कब्जे में ले लिया। अब आगे का फ्यूचर इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये जो कब्जे में लेने वाले हैं क्या ये एक झंडे के नीचे खड़े होंगे। सीरिया की जनरल प्रॉब्लम 3 नंबर, हाल में क्या हुआ 4 नंबर, कैसे हुआ फिर 2 नंबर, और फ्यूचर क्या है आगे 1 नंबर। 3 4 2 1। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा है जी ऑथर क्या कंपेयर करता है या क्यों कंपेयर करता है सीरिया के फ्यूचर को अफगानिस्तान और लीबिया के साथ में? क्या रीज़न है दोनों के साथ में फ्यूचर कंपेयर करने का? देखो जी दोनों जगह पे ट्राई दे लो एक बार खुद से। दोनों जगह पे नर्क है, अफगानिस्तान और लीबिया, है ना, गद्दाफी के बाद में और अफगानिस्तान में। तो ये नर्क से कंपेयर कर रहा है नर्क को, और बता रहा है कि इंफेसाइज करके पॉसिबिलिटी को प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेबिलिटी की, आगे चलने वाली अस्थिरता की। जो यहाँ हुआ सालों से हो रहा है वही सीरिया में भी शुरू हो सकता है। ठीक है, इंफेसाइज करने के लिए। कह रहा है जी कंसर्न क्या है इस आर्टिकल का सबसे बड़ा सीरिया के फ्यूचर को लेकर के? क्या चिंता है इसको, फ्यूचर में क्या सीरिया में गलत हो जाएगा? सबसे ज़्यादा चिंता यही है कि जो अफगानिस्तान और लीबिया में हुआ वैसा ना होने लगे, कंटिन्यूड इंस्टेबिलिटी और केओस जो है सीरिया में ना फैल जाए, जो आगे लंबी चलती जाए। ठीक है, तो प्राइमरी हमारा कंसर्न यही है। चलो बीच में क्वेश्चंस हैं क्लोज टेस्ट के, और लास्ट में है ग्रामर के। क्लोज टेस्ट के देखो क्वेश्चंस हैं 5, लेकिन वर्ड्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 वर्ड्स में से आपको 5 चूज़ करने हैं और इनमें भरने हैं। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन है ना, आपको मीनिंगफुली देखोगे तो हो जाएगा। और साथ में इन वर्ड्स की किसी भी फॉर्म को यूज़ कर सकते हो। जैसे फिशर लिखा है तो फिशर्स का इस्तेमाल भी हो सकता है। ब्रेक आउट लिखा है तो ब्रोक आउट का भी इस्तेमाल हो सकता है V2 में। मैनस लिखा हुआ है तो मैनसिंग यानी एडजेक्टिव फॉर्म में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप जो चाहें फॉर्म इस्तेमाल करें और इन 5 को सेटिस्फाई करें। लास्ट में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे ग्रामर के। फर्स्ट वर्ड में जहाँ आपको एरर मिलेगी वो मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और दूसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस वर्ड की वजह से। 4 से लेकर के 10 नंबर तक क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में है, जाके चेक कर लेना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, आंसर मैंने डाल दिए हैं फर्स्ट कमेंट में, चेक करो 10 में से कितने नंबर मिले बताना। क्लास कैसी लगी आज की, आज का नया क्विज़ का फॉर्मेट कैसा लगा ज़रूर लिख के बताएं। पूरी देखने वाले बच्चे PD लिख दिया करो सर पूरा देखा, और इंटरेस्टिंग लगाओ तो PDI लिख दिया करो। अपना फीडबैक ज़रूर से दें। अंटिल देन चलेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।